ट्रम्प जिनपिंग करीब, भारत को लगा अजीब। ड्रैगन ईगल का वेंचर सजग सियासी सेंसर। ट्रंप का चीन कार्ड, नई डिप्लोमैटिक मिसाल। चीन की ढाई चाल, यूएस इकोनॉमी है बेहाल। ट्रंप जिनपिंग की दोस्ती खतरे की घंटी। दर्शकों, आप देख रहे हैं देश का सवाल। आज दुनिया की दो सबसे बड़ी ताकतें अमेरिका और चीन एक दूसरे की तरफ मुस्कुरा कर देख रहे हैं। बीजिंग में हाथ मिल रहे हैं, डील की बातें हो रही हैं और सवाल उठ रहा है, क्या इस दोस्ती की सबसे बड़ी कीमत भारत चुकाएगा? जिस अमेरिका ने क्वाड बनाया, जिस अमेरिका ने चीन को दुनिया के लिए खतरा बताया, आज वही अमेरिका ड्रैगन के साथ नई सेटिंग कर रहा है। तो क्या भारत सिर्फ इस्तेमाल किया गया एक मोहरा बनकर रह जाएगा? क्या वॉशिंगटन अब बीजिंग के साथ बिजनेस बचाने में लगा है? क्या ट्रंप चीन के बाजार के लिए भारत की रणनीतिक अहमियत कम होने जा रही है? क्या चीन अमेरिका की नई दोस्ती भारत की अर्थव्यवस्था, इकोनॉमी, कारोबार, व्यापार और कूटनीति पर बड़ा झटका साबित होगी? अगर अमेरिका और चीन साथ गए तो क्या एशिया में भारत अकेला पड़ जाएगा? क्या ट्रंप और शी की मुस्कान के पीछे भारत के लिए नुकसान छिपा है? एक्सपर्ट्स क्या कह रहे हैं, पहले वो सुनिए। यहाँ पर सवाल ये उठता है कि क्या अमेरिका की इकोनॉमी चीन के बिना सर्वाइव कर सकती है, और इसका एक बहुत ही स्पष्ट उत्तर है नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। क्योंकि आप ये देखिए कि चीन जो है आज की डेट में अमेरिका को नियरली 50% उसकी जो गुड्स मैन्युफैक्चरिंग है उन वैल्यू चेन्स में इन्वॉल्व है। डायरेक्टली अमेरिका की नियरली 60 से 70% मशीनरी और इक्विपमेंट चाइना ही सप्लाई करता है। और जो नए सेक्टर्स आ रहे हैं, चाहे वो सेमीकंडक्टर्स हो, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक्स हो, इन सब सेक्टर्स में रेयर अर्थ मिनरल्स का बहुत यूज़ होता है, और उसका जो पूरा सप्लाई चेन का कंट्रोल है वो एक तरह से चीन के पास है। आज ऐसा लग रहा है कि जैसे अमेरिका और चीन एक मंच पर आ चुके हैं, और लगातार जिस प्रकार से डोनाल्ड ट्रंप के बयान आ रहे हैं कि चीन और अमेरिका में रिश्ते बहुत प्रगाढ़ हो गए हैं, सच्चाई इसके उलट है। क्योंकि आज पूरी दुनिया का शायद ही कोई ऐसा देश होगा जो चीनी उत्पादों पर निर्भर नहीं होगा, और खासकर अमेरिका की बात करें तो 90% वहाँ पर जो ट्रेड है वो पूरी तरह से उस पर कब्जा चीन का है। तो ऐसे में अमेरिका के लिए एक बहुत बड़ी चिंता का विषय है, क्योंकि अमेरिका जानता है कि चीन के साथ बिगाड़ करने से कहीं ना कहीं अमेरिका को बहुत नुकसान होगा। अमेरिका और चीन के रिश्ते बनने से, उनकी दोस्ती बढ़ने से, जिस प्रकार से डोनाल्ड ट्रंप बयान दे रहे हैं, उससे भारत को कोई भी नुकसान नहीं होने वाला। क्योंकि भारत जानता है कि चीन और अमेरिका की दोस्ती लंबे समय तक नहीं रह सकती। इंडो पैसिफिक पे कंट्रोल करने के लिए भारत का साथ अमेरिका को चाहिए था, और चीन के साथ रिश्ते बनाना इतना आसान नहीं होगा। क्योंकि अभी युआन को पूरे डॉलर के बदले पूरी दुनिया में प्रोजेक्ट करने की तैयारी जिस प्रकार से चीन कर रहा है, दूसरा जिस प्रकार से ईरान को पूरी मदद दे रहा है, शायद उस पर रोक लगाना चाहते हैं डोनाल्ड ट्रंप। तो चीन अमेरिका की दोस्ती पर विश्लेषण आने जा रहा है, लेकिन पहले देश का सवाल भी सुन लीजिए। देश का सवाल, सवाल नंबर 1, क्या ट्रंप चीन की दोस्ती भारत के लिए अब खतरे की घंटी है? क्या सजग होने का वक्त आ गया है? सवाल नंबर 2 आपकी स्क्रीन पर दर्शकों आने जा रहा है, क्या यूएस भारत को सिर्फ चीन के खिलाफ मोहरे की तरह इस्तेमाल कर रहा था? असल कहानी कुछ और है। सवाल नंबर 3 जिस पर हम चर्चा करेंगे पैनल के साथ, ट्रंप की चीन नीति से भारत का व्यापार मजबूत होगा या कमजोर हो जाएगा? सवाल नंबर 4, क्या क्वाड अब सिर्फ एक कागजी गठबंधन, कागजी शेर बनकर रह जाएगा एशिया सब कॉन्टिनेंट के लिए? सवाल नंबर 5 आपकी स्क्रीन पर दर्शकों, जिस पर हम चर्चा करेंगे पैनल के साथ, ट्रेड वॉर में किसकी इकोनॉमी ज्यादा कमजोर हुई है, अमेरिका की या चीन की? लेकिन दर्शकों, अगले घंटे लगातार हम तमाम विश्लेषण आपके लिए लेके आएंगे, लेकिन 3 तस्वीरें आपके लिए लेकर आया हूं। बारी बारी से मेरे प्रोड्यूसर देव आपको वो वॉल पर दिखाएंगे, और मैं उस बॉडी लैंग्वेज को डिकोड करने की कोशिश आपके लिए करूंगा कि देखिए कैसे चीन और अमेरिका की गलबैयां हो रही हैं, कैसे एक दूसरे से मुस्कुरा कर बातें हो रही हैं।
कैसे अब एक दूसरे के मुरीद बनते दिख रहे हैं। तस्वीर वॉल पर आने जा रही है। पहली तस्वीर जो बॉडी लैंग्वेज को डिफाइन करेगी शी जिनपिंग साहब और डोनाल्ड ट्रंप साहब की। ये देखिए किस तरह से दोनों हाथ मिला रहे हैं, चेहरा देखिए किस तरह से चेहरे पर मुस्कान है और ऐसे लग रहा है कि ट्रंप बहुत डेस्परेट हैं, वो ज्यादा डेस्परेट दिखाई दे रहे हैं दोस्ती के लिए, कारोबार के लिए। जिनपिंग उनकी तरफ देख नहीं रहे हैं, वो मीडिया से मुखातिब हो रहे हैं और ट्रंप साहब बार बार जिनपिंग को देख रहे हैं। अगली तस्वीर पर आते हैं दर्शकों। ये तो आपने देखा कि जिनपिंग भाव नहीं दे रहे, ये देखिए हाथ मिलाए और किस तरह से वो टैप कर रहे हैं, ट्रंप साहब टैप कर रहे हैं, हाथ शेक कर रहे हैं, लेकिन जिनपिंग बिल्कुल न्यूट्रल हैं। देखिए वो ना ज्यादा आंख मिला रहे हैं ना बॉडी लैंग्वेज ज्यादा मूवमेंट है। देखिए फिर से ट्रंप ने फिर से उनका हाथ टैप किया, आप देख रहे हैं बार बार वो टैप कर रहे हैं, फिर उनकी कोहनी को भी टच कर रहे हैं। ये दिखाता है कि ट्रंप साहब ज्यादा डेस्परेट है, जिनपिंग साहब बिल्कुल न्यूट्रल बिल्कुल शांति से हैं। लेकिन देखिए जो गर्मजोशी ट्रंप साहब दिखा रहे हैं वो जिनपिंग की तरफ से नहीं दिख रहे, क्योंकि जिनपिंग को पता है कि बोइंग की 9 अरब की डील वो लेकर आए हैं, 17 सीईओस को लेकर आए हैं, उनको चाइना से कारोबार चाहिए, पैसा चाहिए, रेयर अर्थ मिनरल के बिना अमेरिका का डिफेंस सेक्टर 0-0 है। अगली तस्वीर पर आते हैं देव, अगली तस्वीर वॉल पर दीजिएगा। ये देखिए ट्रंप साहब कैसे उनकी पीठ पर टैप करके उनको आगे बढ़ा रहे हैं, ट्रंप पीछे पीछे और जिनपिंग आगे आगे चल रहे हैं। ट्रंप का चेहरा देखिए, ऐसा लग रहा है कि जिनपिंग बिल्कुल कैजुअल तरीके से, लेकिन ट्रंप आगे आगे चल रहे हैं और वो बार बार जिनपिंग की तरफ मुखातिब हो रहे हैं, बार बार वो चाह रहे हैं कि उनकी तरफ ध्यान जिनपिंग का रहे, लेकिन जिनपिंग का ज्यादा ध्यान नहीं। फिर से देखिए उनके आर्म्स पर कैसे वो हाथ रखते हैं, पीछे से टैप कर रहे हैं। इस तरह की बॉडी लैंग्वेज जब मैंने एक्सपर्ट से पूछा कि ये क्या है, तो उन्होंने कहा कि अमित इस तरह की बॉडी लैंग्वेज तब होती है जब आप मजबूरी में असहाय होकर कोई काम करते हैं तो आप ऐसे दिखाई देते हैं। और ट्रंप साहब को देखकर लग रहा है कि यूएस इकोनॉमी की हालत बहुत खस्ता है, चाइना से डील हो जाएगी, बोइंग की किस्मत सुधर जाएगी, क्योंकि अगर बोइंग वाली डील होती है दर्शकों तो इतिहास का सबसे बड़ा एविएशन सेक्टर के लिए डील होगी, अगर चाइना ने बोइंग डील के लिए हामी भर दी। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब आते हैं अपने ग्राफिकल कंटेंट पर दर्शकों, और वहां से मैं शुरू करने जा रहा हूं इस पूरे मुलाकात का विश्लेषण, उसकी इनसाइड स्टोरी आपके लिए लेकर आया हूं कि आखिरकार किस तरीके से अब ये जो मुलाकात, ये दोस्ती भारत के लिहाज से अच्छी है, बुरी है, मीडियोकर है, फायदा है, नुकसान है, नफा है। क्वाड को भी डिस्कस करेंगे, चीन की रणनीति को भी डिस्कस करेंगे। ये देखिए जिनपिंग ट्रंप की मुलाकात, MM1 का मतलब होता है मीटिंग ऑफ द मोमेंट, यानी मिनट ऑफ ए मीटिंग। MM1 क्या है? दोनों की मुलाकात होती है, 2 घंटे लंबी मीटिंग चलती है। ट्रंप जिनपिंग की मुलाकात में क्या कुछ हो रहा है? मिनट ऑफ मीटिंग 1 आपने देखा। मिनट ऑफ मीटिंग 2 क्या है? ट्रेड वॉर, टैरिफ, ताइवान, AI टेक्नोलॉजी, ईरान युद्ध जैसे मसलों पर दोनों देशों के बीच बातचीत हुई है, दोनों देशों ने 2 घंटे डिस्कशन किया है। मिनट ऑफ द मीटिंग 3 क्या है? जिनपिंग ने कहा कि ताइवान मुद्दे को नहीं संभाला गया तो संघर्ष निश्चित है, यानी वो कह चुके हैं कि ताइवान पे हाथ मत डालो नहीं तो जंग हो जाएगी, लड़ाई हो जाएगी। मिनट ऑफ मीटिंग 4 MM4 क्या है? ट्रंप ने चीन और शी जिनपिंग की खुलकर तारीफ की है और वो बॉडी लैंग्वेज से लगी रहा है कि ट्रंप कितने डेस्परेट हैं। MM5 मिनट ऑफ द मीटिंग 5 क्या कहती है? चीन यूएस कंपनियों के लिए बिजनेस आसान बनाएगा, ये बैठक से निकल कर आ रहा है, संभावनाएं हैं। MM6 क्या है? मिनट ऑफ द मीटिंग 6 अमेरिका चाहता है कि चीन ईरान पर दबाव डाले ताकि संघर्ष विराम जल्दी रुक जाए। जो ईरान सबसे अधिक क्रूड चाइना को बेचता है, इसका फायदा चाइना उठाकर उस पर दबाव बनाए और जो स्थितियां हैं वो थोड़ा सामान्य हो जाए। लेकिन दर्शकों, ट्रंप का चीन कार्ड जो ट्रंप साहब ने खेला है वो भारत के लिए फायदेमंद है कि नुकसानदायक है? इस कार्यक्रम को करने का मकसद भी यही है। भारत के लिहाज से क्या है? अमेरिका भारत की दोस्ती, चीन भारत के सुधरते रिश्ते, फिर ट्रंप का चीन के साथ गलबैयां बढ़ा देना, संभावनाओं पर बात करते हैं। संभावित फायदे क्या क्या होने जा रहे हैं दर्शकों? भारत और चीन और अमेरिका की जो तिकड़ी है, अगर चीन और अमेरिका साथ आए, पास आए, दोस्ती बढ़ी तो भारत को क्या नफा नुकसान है? सबसे पहले हम फायदे की बात करने जा रहे हैं। संभावित फायदा क्या क्या हो सकता है भारत को दर्शकों, वो आपको ग्राफिक के जरिए हम बताने जा रहे हैं। किस तरह से ये दोस्ती भारत के लिहाज से अच्छी है, बुरी है, सही है, गलत है, इस पर हम चर्चा करेंगे। जी हां, चलिए संभावनाओं पर बात करते हैं। संभावित फायदा नंबर 1 आपकी स्क्रीन पर आने जा रहा है। चीन पर अमेरिका दबाव कम हुआ तो भारत को राहत मिलेगी। भारत को क्या फायदा होगा वो डिस्कस कर रहे हैं। संभावित फायदा नंबर 2 आपकी स्क्रीन पर दर्शकों आने जा रहा है। क्या फायदा होगा इन दोनों देशों की मीटिंग से? भारत की बैलेंसिंग पावर बढ़ सकती है, भारत बैलेंसिंग पावर बन सकता है एशिया सब कॉन्टिनेंट में। संभावित फायदा 3, ट्रंप का चीन कार्ड चलाओ तो भारत को क्या फायदा होगा?
तीसरी संभावना, सप्लाई चेन में भारत को मौका मिल जाएगा, चाइना के लिए भी, अमेरिका के लिए भी। संभावित फायदा नंबर 4 आपको बताने जा रहे हैं। भारत का क्या फायदा है चीन और ट्रंप के मुलाकात से? दर्शकों, निवेश बढ़ने की संभावना है। भारत का निवेश, भारत में जो इन्वेस्टमेंट चाइना भी बढ़ाएगा, अमेरिका भी बढ़ाएगा, क्योंकि बहुत सारी कंपनियां भारत में निवेश करेंगी चाइना के जरिए, जो भी वहां पर उनको कच्चा माल मिलता है। आगे बढ़ते हैं दर्शकों। ड्रैगन ईगल का जो वेंचर हुआ है उससे भारत को नुकसान भी हो सकता है। उस संभावनाओं पर भी विचार करना बहुत जरूरी है दर्शकों, कि अगर ये चीन, ये ड्रैगन और ईगल अमेरिका साथ आते हैं तो भारत को संभावित घाटा क्या है। नुकसान के बिना बात की तो बिजनेस और बायलैटरल टाई-अप्स होते रहे, डिप्लोमेटिक कम्युनिकेशन में नुकसान फायदा दोनों देखना जरूरी है दर्शकों। संभावित फायदा आपको बता दिया, अब संभावित घाटा भी आपको बता देते हैं कि चीन और अमेरिका अगर पास आए, की दोस्ती बढ़ी, भारत को क्या संभावित घाटा है। संभावित घाटा नंबर 1, अमेरिका चीन डील से भारत की रणनीतिक अहमियत घट जाएगी, वॉशिंगटन की डिपेंडेंसी भारत पर कम हो जाएगी। सबसे बड़ा घाटा यह हो सकता है दर्शकों। संभावना नंबर 2, संभावित घाटा दूसरा क्या है? ट्रेड डील में भारत पर अमेरिका का दबाव बढ़ सकता है अगर ट्रेड पार्टनर उसका चीन बन गया तो। संभावित घाटा नंबर 3, अगर चीन अमेरिका पास आए तो चीन को आर्थिक मजबूती मिलेगी, क्योंकि अमेरिका चीन का निवेश, इन्वेस्टमेंट, कारोबार, डील, बायलैटरल टाई-अप्स बेहतर हो जाएंगे। संभावित घाटा नंबर 4 आपकी स्क्रीन पर आने जा रहा है। क्वाड की ताकत कमजोर पड़ सकती है। मैं आगे बताऊंगा क्वाड की ताकत क्या है, क्वाड क्यों बना, क्वाड क्या कर सकता है। लेकिन दर्शकों, अमेरिका चीन से क्या खरीदता है, चीन अमेरिका से क्या खरीदता है, यह भी तो आपको जानना जरूरी है, क्योंकि अगर आप वो नहीं जानेंगे तो आपको पता कैसे चलेगा कि जो खिचड़ी पक रही है वो क्या है। सोयाबीन और कृषि उत्पाद चीन यूएस से क्या खरीदता है वो मैं आपको बता रहा हूं। सोयाबीन और कृषि उत्पाद बड़े पैमाने पर चीन अमेरिका से खरीदता है। विमान और एविएशन के पार्ट्स खरीदता है। इसके अलावा प्रोडक्ट नंबर 3 आपके पास आने जा रहा है, अरबों का कारोबार और संभावनाएं अपार। मैं आपको बता रहा हूं प्रोडक्ट नंबर 3, चीन यूएस से क्या खरीदता है? हाई एंड मशीनरी बड़े पैमाने पर चाइना अमेरिका से खरीदता है। प्रोडक्ट नंबर 3 आपको बता दिया, हाई एंड मशीनरी, टेक्निकल मशीनरी की बात मैं कर रहा हूं। प्रोडक्ट नंबर 4, माइक्रोचिप टेक्नोलॉजी। जी हां, माइक्रोचिप टेक्नोलॉजी चीन यूएस से खरीद रहा है। प्रोडक्ट नंबर 5 आपकी स्क्रीन पर आने जा रहा है। दर्शकों, क्या क्या प्रोडक्ट है जो खरीदे जा रहे हैं माइक्रोचिप के अलावा? मेडिकल उपकरण भी बड़े पैमाने पर चाइना अमेरिका से खरीदता है, इसलिए वहां पर उनका इंपोर्ट एक्सपोर्ट बड़े पैमाने पर होता है, अरबों डॉलर का है। प्रोडक्ट नंबर 5, मेडिकल उपकरण भी खरीदता है चाइना अमेरिका से। प्रोडक्ट नंबर 6 आपकी स्क्रीन पर तेल और गैस, जिसमें लिक्विफाइड नाइट्रोजन गैस एलएनजी भी शामिल है, जो कि फैक्ट्रियों में और बड़े बड़े मशीनरी में इस्तेमाल होती है। प्रोडक्ट नंबर 7, कारें और ऑटो पार्ट्स भी चाइना अमेरिका से खरीदता है। इतनी सारी चीजें खरीदी जा रही हैं तो दुश्मनी किस बात की है, कोल्ड वॉर किस बात का है भाई, ये भी तो समझना जरूरी है। अगला प्रोडक्ट नंबर 8, फार्मा और बायोटेक जो उत्पाद है, जो प्रोडक्ट है, वो भी बड़े पैमाने पर चीन अमेरिका से खरीदता है। दर्शकों, ये लिस्ट बहुत लंबी है, आप देखते जाइए, अभी तो अमेरिका का नंबर भी आएगा। जी हां, ये हो गया चीन अमेरिका से क्या खरीदता है। अमेरिका अब चीन से क्या खरीदता है? आइए, प्रोडक्ट नंबर 1, इलेक्ट्रॉनिक, मोबाइल, लैपटॉप, टीवी अमेरिका चाइना से खरीदता है, और यहां से बन के वो जाते हैं, फिर वहां उनकी लेबलिंग और पैकेजिंग होती है। प्रोडक्ट नंबर 2 जो अमेरिका चाइना से खरीदता है, सेमीकंडक्टर, पार्ट्स और इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट जो डिफेंस सेक्टर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है अमेरिका के, वो चाइना से खरीद कर जाते हैं। प्रोडक्ट नंबर 3 आपकी स्क्रीन पर, अरबों का कारोबार, संभावनाएं अपार, खिलौने और बच्चों के सामान अमेरिका चाइना से खरीदता है, यानी चाइना का जो टॉय इंडस्ट्री है वो बहुत बड़े पैमाने पर अमेरिका में बेचा जाता है। जी हां, प्रोडक्ट नंबर 4 आपकी स्क्रीन पर आ जा रहा है, कपड़े और फुटवेयर भी जो अमेरिका है वो चाइना से बड़े पैमाने पर खरीदता है। पूरा विश्लेषण दर्शक को लेकर आए हैं। प्रोडक्ट नंबर 5 आपकी स्क्रीन पर आने जा रहा है, फर्नीचर। जी हां, अमेरिका चाइना से बड़े पैमाने पर फर्नीचर भी खरीदता है, तो सोचिए कितनी डिपेंडेबिलिटी है। प्रोडक्ट नंबर 6 आपकी स्क्रीन पर आने जा रहा है दर्शकों, सोलर पैनल और बैटरीज भी बड़े पैमाने पर अमेरिका चीन से खरीदता है, क्योंकि उनके पास उसको प्रोड्यूस करने की कैपेबिलिटीज नहीं है। दर्शकों, आगे बढ़ते हैं। आपको याद होगा शुरू में मैंने क्वाड की बात की थी। ये क्वाड कैसे चीन को कमजोर करेगा, अमेरिका की क्या भूमिका है, क्वाड अब बेकार हो गया या सिर्फ कागजी शेर रह गया, इस पर हम चर्चा करेंगे। आगे बढ़ते हैं, अगले ग्राफिक्स पर आते हैं। ये तस्वीरें तब की हैं जब बीजिंग पहुंचे थे डोनाल्ड ट्रंप साहब, हालांकि शी जिनपिंग उनको रिसीव करने के लिए पहुंचे नहीं थे। क्वाड क्या है, आइए समझते हैं। परिभाषा नंबर 1, क्वाड यानी क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग। ये क्वाड का फुल फॉर्म है, चीन का तोड़ है क्वाड, लेकिन अब लग रहा है बेअसर होने जा रहा है। परिभाषा नंबर 2, क्वाड 4 देशों का एक रणनीतिक समूह है। वो कौन कौन से देश हैं? परिभाषा नंबर 3 में मैं आपको उन देशों के नाम बताऊंगा, भारत, अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया
क्वाड के ये मेंबर कंट्रीज हैं। भारत, अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया क्वाड के 4 ऐसे देश हैं जो क्वाड का हिस्सा है। कोलैटरल जो डायलॉग होता है उसका ये प्राइम फोकस कंट्रीज हैं। जी हाँ, परिभाषा नंबर 4 आपकी स्क्रीन पर, फोकस इंडो पैसिफिक क्षेत्र को सुरक्षा देना है। जी हां, इसकी परिभाषा क्या है क्वाड की और क्या फैक्टर्स है मैं आपको बता रहा हूं। पांचवी परिभाषा है वो है समुद्री संतुलन और चीन के बढ़ते प्रभाव को संतुलित करना। क्वाड का सबसे इंपॉर्टेंट काम यही था कि जिनपिंग साहब को चीन को कंट्रोल करिए, लेकिन जब दोनों की दोस्ती हो रही तो क्या क्वाड बेअसर हो जाएगा? अगले ग्राफिक्स पर आते हैं। चीन क्वाड को कैसे देखता है यह भी आपके लिए जानना बहुत जरूरी है। चीन क्वाड को अपने खिलाफ बताता आया है। उसने हमेशा यह नैरेटिव बताया कि क्वाड इसीलिए बनाया गया ताकि चीन का नुकसान किया जा सके। अगला इंफॉर्मेशन आपको देते हैं। चीन क्वाड को एशियाई नेटो मानता है, यानी एशिया में चीन को कमजोर करने के लिए अमेरिका ने क्वाड का गठन किया, भारत ने क्वाड का गठन किया। इन्फो नंबर 3 आपकी स्क्रीन पर दर्शकों, चीन क्वाड को कैसे देखता है, उसका नैरेटिव क्या है क्वाड को लेकर। क्वाड का मकसद चीन को कंट्रोल करना है और यह बात शी जिनपिंग अच्छे तरीके से जानते हैं, इसीलिए बार बार वहां की जो सरकारी मीडिया है क्वाड के बारे में अनाप शनाप बातें लिखती है, पढ़ती है, बताती है। इन्फो 4 आपकी स्क्रीन पर, क्वाड देश सार्वजनिक रूप से इसे मानते नहीं है कि वो चीन को कंट्रोल करने के लिए है, लेकिन चीन इस बात को अच्छे तरीके से समझता है। दर्शकों आगे बढ़ते हैं। ट्रेड वॉर के बाद क्या कुछ बदला, यह भी आपके लिए जानना जरूरी है। सैंक्शंस नंबर 1, चीन पर भारी टैरिफ लग गए। जब ट्रेड वॉर शुरू हुआ अमेरिका चाइना में तो क्या कुछ हुआ, उन संभावनाओं पर हम बात कर रहे हैं। बहुत सारे सैंक्शन लगे, टैरिफ इतना ज्यादा हो गया कि चीन और अमेरिका में बहुत तनातनी हुई। सैंक्शन नंबर 2 क्या लगा, कई अमेरिकी कंपनियां चीन से बाहर जाने लगी, उन्होंने वहां पर अपना कारोबार करना बंद कर दिया। सैंक्शन नंबर 3 जो आपकी स्क्रीन पर आने जा रहा है, जब ट्रेड वॉर हुआ तो क्या कुछ बदला, भारत, वियतनाम, मैक्सिको को नया मौका मिल गया वहां पर बिजनेस करने का, वहां पर कंपनियों ने निवेश करना शुरू कर दिया और सभी अमेरिकी कंपनियां चाइना से बाहर जाने लगी। सैंक्शन नंबर 4, टेक सेक्टर में अमेरिका ने चीन पर चिप प्रतिबंध लगा दिए, बहुत सारी टेक्निकल सैंक्शंस लगे जिसकी वजह से चाइना को बहुत नुकसान हुआ, चाइना को बहुत परेशानी भी हुई। लेकिन चाइना कहां मानने वाला था, चाइना ने अलग अलग तरीकों से अपने टेक सेक्टर को, अपने ऊपर लगे सैंक्शन को दुरुस्त किया, बेहतर किया, अच्छा किया। दर्शकों यह विश्लेषण आपने सुन लिया, ये पूरा जो डेटा है, जो पूरी डॉक्ट्रिन में आपके लिए लेकर आया था वो आपने समझ लिया। अब एक बड़ा पैनल मेरे साथ जुड़ रहा है। ज्ञान की बातों के बाद उन ज्ञान की बातों का विश्लेषण भी जरूरी है, बिना विश्लेषण के आप बेहतर चीजें नहीं समझ सकते। अमेरिका चीन की दोस्ती, भारत पर उसका प्रभाव, नफा नुकसान, सब डिस्कस करेंगे। एक बड़ा पैनल मेरे साथ है, स्वागत कीजिए मेजर जनरल सुधाकर जी का, सीनियर जियोपॉलिटिकल स्ट्रेटेजिक इंटरनेशनल एक्सपर्ट है, अंतर्राष्ट्रीय मामलों के जानकार है और डिफेंस मामलों में भी ये एक्सपर्टाइज के तौर पर है। एम्बेसडर सुरेश गोयल साहब मेरे साथ हैं, फॉर्मर डिप्लोमेट है, चाइना मामलों के बहुत करीने से जानकार हैं, उनका भी बहुत बहुत स्वागत करते हैं। जनरल साहब आपका बहुत बहुत स्वागत है। राजीव गुप्ता साहब मेरे साथ है, सीनियर जर्नलिस्ट, माफ कीजिएगा सीनियर इकोनॉमिस्ट हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है राजीव सर, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस ऑन द शो। अरविंद सिंह तेजावत साहब आपको तस्वीरों में दिखाई दे रहे हैं, फॉरेन अफेयर्स एक्सपर्ट है, विदेशी मामलों के जानकार है, जियोपॉलिटिकल एक्सपर्ट भी हैं। सबसे पहले एम्बेसडर साहब मैं आपके पास आ रहा हूं, मुझे लगता है आपसे बेहतर कोई ये समझा नहीं पाएगा जी। ट्रंप और चाइना जी, शी जिनपिंग और ट्रंप बहुत करीब आ गए, हाथ मिल रहे हैं, दिल मिल रहे हैं, बॉडी लैंग्वेज मेल नहीं खा रही है, मुस्कुरा रहे हैं, ट्रंप बहुत डेस्परेट लग रहे हैं। हाउ डू यू सी इट सर, भारत के लिए क्या है? देखिए अभी कुछ कहना बहुत मुश्किल है। ये जो बॉडी लैंग्वेज है, ये बॉडी लैंग्वेज तो सवेरे कुछ और होगी, शाम को कुछ और होगी, कल कुछ और होगी। वो डिपेंड करेगा कि नेगोशिएशन में क्या बात मानी जाती है, क्या बात नहीं मानी जाती है। अगर मैं अंदाजा लगाऊं, जो मेरा असेसमेंट है, यहाँ पर 4-5 चीजें ऐसी हैं जो कि काफी मुश्किल है। जैसे ईरान का मामला है, ईरान के मामले में यूएसए और चाइना के बीच में किसी भी तरह की कोई भी सहमति बनना मुझको नहीं लगता कि इतना आसान होगा, क्योंकि सिंपल सी बात यह है कि ट्रंप साहब के लिए जो चाहिए टोटल सरेंडर बाय ईरान की अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम रोक दें, हॉर्मुज स्ट्रेट को खोल दें बिल्कुल, और ईरान के लिए कोई सिक्योरिटी गारंटी नहीं है, उनके ऊपर कभी भी अटैक हो सकता है। तो ये बात है, ईरान नहीं मानेगा, ना ही चाइना जो है ईरान को मजबूर कर पाएगा। लेकिन अगर मान लीजिए यूएसए कहता है कि भाई हम आपके लिए टैरिफ कंसेशन देने को तैयार हैं, लेकिन इस टैरिफ कंसेशन के बदले आप ईरान से कहें कि वो हमारी शर्तें माने, मुझको नहीं लगता कि चाइना लिंकेज को मानेगा। चाइना पहले बोल चुका है कि इकोनॉमी अपनी जगह है, स्ट्रेटेजी अपनी जगह है, डिफेंस अपनी जगह है,
और सबसे बड़ी चीज ये है कि उसके लिए ईरान की सॉवरेंटी काफी इंपॉर्टेंट है। तो मुझको नहीं लगता मानेगा, लेकिन जितना बड़ा डेलीगेशन साथ में गया है ट्रंप के साथ में, हो सकता है वो ये एक इसकी आजमाइश करे कि इससे शायद काम बन जाए। इसके अलावा टेक्नोलॉजी की बात है, लेकिन देखिए सबसे बड़ी चीज ये है कि आप ये देखिए कि चीन जो भी सप्लाईज रिसोर्सेज हैं, चाहे वो मिनरल्स हो, चाहे टेक्नोलॉजी हो, या प्रोडक्ट्स हो, चाहे कार पार्ट्स हो, किसी भी चीज के लिए ऊपर खालिस यूएसए के ऊपर डिपेंड नहीं करता है। वो उसकी सप्लाई सोर्सेज डाइवर्सिफाइड है। तो अगर ट्रंप कहते हैं कि नहीं मेरा टैरिफ इतना रहेगा, मैं जो ईरान से आपको मिल रहा है कंपनी उनको सैंक्शन लगाऊंगा, दिक्कत होगी, लेकिन वो दिक्कत इतनी बड़ी नहीं होगी कि चीन की कमर तोड़ दे। तो ऐसी कोई चीज नहीं है यूएसए के पास कि वो चीन को मजबूर कर सके। और दिक्कत यही है कि ऐसी सिचुएशन में ट्रंप क्या देने को तैयार हो। कुछ लोग कहते हैं कि वो शायद तैयार हो जाएं कि ताइवान के ऊपर अब वो मान जाए कि नहीं, ताइवान कोई अभी से चीन का हिस्सा बन जाना है। चीन को जल्दी थोड़े ही है, मत कीजिए आप। चीन तैयार है, मैंने सुना है कि अप टू $1 ट्रिलियन वो यूएसए में इन्वेस्ट करेगा। लेकिन अगर चीन $1 ट्रिलियन यूएसए में इन्वेस्ट करता है तो मतलब यह है कि यूएसए चीन के लिए कंसेशन देगा, टैरिफ की फॉर्म में, या हो सकता है स्ट्रेट्स ऑफ हॉर्मुज़ खोलने में। ये देखना पड़ेगा अभी कि वो कंसेशन कौन मुल्क क्या कंसेशन देता है। उसके लिए मेरे ख्याल से सवेरे तक का इंतजार कीजिए आप। ठीक है, जनरल साहब के पास जी, ठीक है, मैं जनरल साहब के पास जा रहा हूँ। जनरल साहब, मुझे ये मतलब व्यक्तिगत तौर पे बतौर पत्रकार भी मुझे ये दोस्ती अच्छी नहीं लग रही है। मतलब मुझे ठीक नहीं लग रहा है ये दोनों भाई वहाँ पर जो ट्यूनिंग करने के चक्कर में पड़े हुए हैं, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा भारत के लिहाज से। लेकिन जनरल साहब, ये जो वहाँ पर पक रहा है चीन और अमेरिका के बीच, भारत के लिहाज से मैं चाहता हूँ आप स्ट्रेटेजिक भी बताइए और जियोपॉलिटिकली भी ये कितना इफेक्ट भारत को करेगा, भारत के नफे नुकसान के लिहाज से सर, अगर इन लोगों की दोस्ती और प्रगाढ़ हो जाती है तो। अमित, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने आपके शो के लिए मुझे इनवाइट किया। सर। और मेरे जो डिस्टिंग्विश्ड और एस्टीम्ड को पैनलिस्ट हैं उनको भी शुभकामनाएं। मैं ये पूरा जो समिट है उसको मैं दूसरे किस्म की एक पर्सपेक्टिव से देख रहा हूँ। वो पर्सपेक्टिव है क्या? आपका सवाल का जवाब मैं जरूर दूंगा, लेकिन उससे पहले ये बोलना निहायत आवश्यक है कि जो कुछ हो रहा है क्यों हो रहा है। हमें सबसे पहला इन सिंपल एक्सप्रेशन में समझना पड़ेगा कि अमेरिका चीन पे विजिट किया है, ना कि चीन अमेरिका के पास किया है। अमेरिका इसलिए चीन के पास गया है क्योंकि चीन की जरूरत है। क्या जरूरत है? इसके 400 कंपनी जो बीफ सप्लाई करते थे चाइना में, पिछले 1.5-2 साल से ये बंद हो रखे, बैन हो रखे हैं। इसके 500 बोइंग जो खरीदना था चाइना को, क्योंकि रेसिप्रोकल टैरिफ और उसके ऊपर काउंटर टैरिफ पता नहीं क्या क्या, अभी तो सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया है। इसकी वजह से चाइना ने 500 बोइंग जो खरीदने का कमिटमेंट दिया था वो भी कैंसिल किया था। ये उसका किसी ने एक स्टाफ वर्क पर हिसाब लगाया है, 1.14 मिलियन प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी। ये किस हद तक सही है मैं कह नहीं सकता हूं, लेकिन जरूर इतना कहूंगा कि एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज जो खुल रहे थे ये बंद हो गया है। तीसरा चीज, उन्होंने चाइना से ये कमिटमेंट लेना है कि 3 साल तक 25 मिलियन मेट्रिक टन पर ईयर ये सोयाबीन खरीदेंगे। चाइना विल बाय इट फ्रॉम अमेरिका। ये 3 साल तक ये एग्रीमेंट होगा कम से कम। उसके बाद वो रिवाइज करते रहेंगे, रिविजिट करते रहेंगे। इसी तरह कॉर्न का भी है, इसी तरह पोल्ट्री, पोक, अलग अलग चीजें हैं। लेकिन ज्यादातर मैं कहूंगा कि जो एग्रो इंडस्ट्री का जो इनकी जो रिक्वायरमेंट है, उस रिक्वायरमेंट के मुताबिक सबसे ज्यादा सोयाबीन का है। और साथ ही आप सुनकर ये भी हैरान होंगे, आप नहीं, मैं कह रहा हूं दर्शकों को शायद पता नहीं होगा कि चाइना सिर्फ एक ही देश है जहां पे एक किस्म का मैग्नेट प्रोसेसिंग और प्रोडक्शन होता है।
ये पेट्रियोट मिसाइल में लगाते हैं। Yes, sir. PAC-3 जो बोलते हैं उसको बोलते हैं सेमेरियम कोबाल्ट मैग्नेट। Yes. 85 to 95% जो सिर्फ चाइना में ही मैन्युफैक्चर होता है, और कोई देश है ही नहीं, आप मान के चलिए। मोनोपोली है तो उनकी, ये सर। हाँ, इसी तरह वर्जीनिया क्लास जो सबमरीन वो बनाते हैं कैरियर स्ट्राइक ग्रुप के लिए, एक वर्जीनिया क्लास के सबमरीन में 4600 किलोग्राम की रेयर अर्थ एलिमेंट की जरूरत है। ये रेयर अर्थ एलिमेंट और कहीं नहीं मिल रहा है, अभी चाइना के पास है। 90 to 95% डोमिनेंस है। इसी तरह ज्यादा कंफ्यूज नहीं करना चाहता, डिस्प्रोस्टियम है, टेर्बियम, ये जो इतने क्रिटिकल टेक्नोलॉजी है, आपको ये सबमरीन प्रपल्शन, फिन एक्चुएटर्स, फाइटर जेट्स में इसके बिना आप बना ही नहीं सकते। F-35 बन नहीं सकता है। स्टेल्थ टेक्नोलॉजी, मिलिट्री मिसाइल गाइडेंस, आपका स्टेल्थ कोटिंग, प्रिसिशन म्यूनिशन, रडार, जो भी कुछ आप कहते हैं, आप न्यूक्लियर रिएक्टर, हर चीज की जो बुनियादी जो मिनरल है वो चाइना के पास है। चाइना के पास हो सकता है और जगह में है, लेकिन जो प्रोसेसिंग और प्रोडक्शन मशीनरी है, हार्ड एंड सॉफ्ट वेराइटी, ये सिर्फ चाइना केवल एक ही देश है पूरा विश्व में। इसके अलावा अभी ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका कोलैबोरेट कर रहे हैं बना, लेकिन वो सक्सेसफुल नहीं हुए हैं। इसका जब टर्न अराउंड करने की जो इरादा करे, डाइवर्सिफिकेशन या डी रिस्किंग जो बोल रहे हैं, ये एक रात या 2 साल या 20 साल में होने नहीं जा रहा है, ये 40-50 साल लगेगा। तो ये अमेरिका को ये रियलाइजेशन हुआ है कि जो क्या बोलते हैं कि जो सुपर पावर का सुप्रीमेसी और अथॉरिटी, कहीं ना कहीं उनको फॉल्ट लाइंस दिखने लगे हैं, एहसास होने लगे हैं। वो डिक्लाइनिंग सुपर पावर खुद ही वो एक्नॉलेज कर रहे हैं और ये कंक्लूजन पे आ गए हैं कि चाइना के खिलाफ कन्फ्रंट या कॉम्पीट करने से नुकसान ज्यादा अमेरिका का होगा। तो इसीलिए उनके पास एक ऑप्शन है कि कोऑपरेट एंड कोलैबोरेट। ये जब ये समझ जब आ गई है, आप देखे होंगे नवंबर की फर्स्ट वीक 2025 को जो नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटेजी निकाले हैं जी, प्लस पेंटागन से जो निकला है डॉक्यूमेंट, डिफेंस डॉक्ट्रिन, जनवरी फरवरी इसी साल में, ये अटैक होने से पहले, उन दोनों को अगर मिला के आप पढ़ेंगे, बहुत क्लैरिटी के साथ आ रहा है। वो चाइना को डायरेक्टली और इनडायरेक्टली बोल रहे हैं। जो एक्सप्रेशन पिछले 2 डिकेड से 20 साल से वो यूज करते आ रहे थे, चाइना इज द एडवर्सरी जिसको कंटेन, काउंटर और कंटेस्टेशन इफ नीड बी, they will be prepared to design their entire architecture of security accordingly। उसमें काफी बदलाव आया है और अभी उन्होंने हिंट नहीं, डायरेक्टली बोला है कि ताइवान को आप जो मर्जी कर लो, लेकिन अटलांटिक पार होके जो मोनरो डॉक्ट्रिन है उसके ऊपर आप दखल अंदाज नहीं करेंगे। अमेरिका मेरा जिम्मेवारी है, डोनाल्ड ट्रंप का है, इसलिए उन्होंने डोनरो डॉक्ट्रिन उन्होंने बदल डाला है। तो ये मैं इसलिए हाईलाइट कर रहा हूं क्योंकि मन में चाहे अभी तक शायद प्रकाश नहीं पाया है। आज अगर आप सुने होंगे दोनों लीडर्स का स्पीच, ओपनिंग रिमार्क्स, जी कह रहे हैं, इतिहास की पन्ने को पलट के उन्होंने हेनरी किसिंजर का विजिट को उन्होंने रेफर किया है 55 इयर्स बैक, और साथ ही वो कह रहे हैं कि देखिए हम पार्टनर्स हैं, वी आर नॉट राइवल्स। इसके पार्टनर्स होने से क्या होता है, जियोपॉलिटिकल स्ट्रेटेजिक रीअलाइनमेंट हो जाता है। ये भाषा लिवरेज जो 20-25 साल पहले अमेरिका के फेवर में हुआ करता था, वो लिवरेज उनके पास नहीं रहा। जैसे एम्बेसडर साहब ने बहुत बढ़िया तरीके से कवर किए, वो लिवरेज अभी चाइना बढ़ चढ़कर बहुत आगे चला गया है और उसके सपोर्ट के बिना ना उसका डिफेंस इंडस्ट्री, ना टेक्नोलॉजिकल इंडस्ट्री, ना आपका और कोई फार्मास्यूटिकल हो जो एपीआई बोलते हैं, या कोई भी चीज आप लेते हैं, दे आर डिपेंडेंट ऑन द मैन्युफैक्चरिंग हब, जिसको उन्होंने 40-45 साल पहले आउटसोर्स करके क्रिएट किया था। ऑलराइट सर, जनरल साहब। और स्ट्रेटेजिक, एक लाइन बता दूं हमें तो उसके बाद यू कैन टेक। स्ट्रेटेजिक रीअलाइनमेंट क्या है, हिडन एजेंडा ये लेके आए हैं, चाहे चाइना को पसंद आए ना आए, वो मल्टीपोलैरिटी का सिग्नेचर देते आ रहे हैं। लेकिन अमेरिका कह रहा है कि 2 पोल, बाइपोलर वर्ल्ड, एक तरफ अमेरिका, दूसरे तरफ चाइना। तो इससे क्या हो जाएगा, कंप्लीट डायनामिक्स चेंज हो जाएगा। आपका प्रश्न का जो सेंट्रल पॉइंट है, क्या हिंदुस्तान के ऊपर नुकसान होगा या फायदा होगा, इसमें दोनों चीज होने के खतरे हैं। सबसे पहला चीज हमारा बॉर्डर, सेकंड है आपका कमर्शियल और ट्रेड एक्टिविटी, ये बढ़ती जाएगी और डिपेंडेंसी ऑन चाइना विल इंक्रीज। देयरफॉर हमें अभी तो कैलिब्रेट करना है, क्योंकि हमारा मुद्दा और एम है $30 ट्रिलियन US डॉलर की इकोनॉमी बनना है 2047 तक और अर्लियर देन दैट।
और पर कैपिटा इनकम आज के दिन में 3,000 के करीब करीब है डॉलर, इसको बढ़ा के 14 से 20,000 डॉलर बनाना है 2047 तक। ठीक है। ये किस हद तक और कहां कैसे बना पाएंगे, इसके लिए स्ट्रेटेजी बड़ा जबरदस्त बनाना पड़ेगा, तब जाके फूक फूक के कदम आगे रख के पॉइंट आगे टेकन सर, पॉइंट टेकन सर। मैं इससे पहले राजीव सर के पास जाऊँ। राजीव सर, मैं आपके पास आ रहा हूँ। अरविंद जी, कभी कभी ऐसा लगता है, ये सारी लिटरेचर स्टडी करके ऐसा लगता है कि अमेरिका ने भारत को भी एक मोहरा बनाकर रखा था एशिया सब कॉन्टिनेंट में, चाइना को कर्टेल करने के लिए, चाइना की निगरानी करने के लिए। पाकिस्तान का इस्तेमाल भी लगभग वैसा ही हो रहा है। आप कैसे देखते हैं इसको? बिल्कुल ये सच बात है, क्योंकि जो भारत ने जो गलवान की कीमत चुकाई है, इसका कारण कहीं ना कहीं अमेरिका के साथ नजदीकियां थी। क्योंकि राजीव जी के जमाने में एक जो अंडरस्टैंडिंग थी लंबे समय तक, हमारा चाइनीज बॉर्डर डिस्टर्ब नहीं रहा है, आप लंबे टाइम तक देखेंगे। इसका कारण अमेरिका को ये था कि देखिए भारत अपना एक स्वतंत्र रास्ते पे चल रहा है, और चीन को भी ये था कि भारत की एक अपनी नीति है, तो उनको ये लग नहीं रहा था कि कोई भारत किसी का पिछलग्गू हो सकता है। चीन को जब ये गलवान टेस्ट उसने किया, तो इसका कारण यही था कि वो एक संदेश देना चाहता था कि अगर आप अमेरिका के साथ जाएंगे तो इसके कॉन्सिक्वेंसेस हैं। ऐसा नहीं है कि चीन चुप बैठा रहेगा अगर वह अमेरिका के हाथ के कठपुतली बनेगा। और अभी अमेरिका ने भी ये देख लिया है कि भारत से उतना खास फायदा नहीं है, क्योंकि अमेरिका ने एक ये संभावना देखी कि अगर मान लो हम चीन के अल्टरनेटिव के तौर पर अगर भारत को देखें तो भारत में कितनी ताकत है। पर फिर बाद में अमेरिका को ये पता चल गया कि केवल भारत एक डंपिंग हब बन के रह जाएगा। एक केवल जो चीनी जो सामान है वो पूरा का पूरा यहाँ आएगा, और फिर यहाँ से भारत से वो केवल असेंबल होकर वो अमेरिका जाएगा। तो अमेरिका को ऐसे किसी असेंबल करने वाली कंट्री की जरूरत नहीं थी जो कि चीन को ना तोड़े, और एक तरीके से अमेरिका का भी जो खासकर जो बिचौलिया बन के एक और बीच में एक रास्ता बन जाए। तो भारत में अमेरिका ने वह संभावना नहीं देखी। और आगे यह है कि हमें पता है कि यूएसएसआर के जमाने में रूस को या जो सोवियत संघ को काउंटर करने के लिए अमेरिका ने चीन का इस्तेमाल किया था 70-80 के डिकेड्स के दौरान। तो कोई बहुत ऐसा नया नहीं है कि चीन के साथ वो अगर अपनी रिश्तों को ठीक से दुरुस्त करें, और खासकर तब जबकि वो दोनों ही इंटरडिपेंडेंट है। आप देखिए कि ईरान के मसले पर चीन ने एक अदद सा कोई बयान तक अमेरिका के खिलाफ नहीं दिया है, जिसको हम ढंका के छुटपुट बयानबाजी से कोई खास फर्क नहीं पड़ता है। पर जहां बाउंड्री लाइन तय करने की बात होती है, वैसा बयान न तो चीन की तरफ से आया है न रूस की तरफ से आया है। भारत के लिए डर ये है कि भारत को जब अब चारों तरफ से घेरने की कोशिश हो रही है, हमारे पड़ोस तक में चीन और अमेरिका दोनों की दखलंदाजी शुरू हो चुकी है, और भारत के लिए वो बहुत कोई सुरक्षित तरीका नहीं है। अगर भारत अपने आप को एक रीजनल पावर की तरह देखता है तो उसे इस दखलंदाजी से इस पूरे रीजन को दूर करना होगा। पर आज ये सच है, और हमें पता है कि अगर ये दोनों दानव अगर एक हो जाते हैं तो भारत के लिए काफी चैलेंज बढ़ेंगे। भारत के लिए ही नहीं, बाकी दुनिया के लिए भी ये दोनों लोग खतरनाक हो सकते हैं। और मुझे लगता है कि अभी शायद वो इसी चीज पे ज्यादा चर्चा करना पसंद कर रहे हैं कि चीन और अमेरिका किन किन मुद्दों पे साथ चल सकते हैं, वो एक दूसरे के पूरक है या एक दूसरे के खिलाफ है। दोनों ही नेताओं का कहना है कि वो एक दूसरे के पूरक है, एक दूसरे के खिलाफ नहीं। जी, ऑलराइट। राजीव सर, मैं आपके पास आ रहा हूँ। जो ट्रेड जिन मसलों पर चर्चा हो रहा है वो आपने ब्रीफली आपने भी देखा और तमाम एक्सपर्ट्स बता भी रहे। आर्थिक लिहाज से भारत के लिए कहाँ कहाँ पर आप चैलेंजेस देखते हैं अगर अमेरिका और चाइना साथ आते हैं सर? तो अंकुर, पहले तो थैंक्स फॉर हैविंग मी हियर। देखिए, वेलकम सर। अगर वो आते हैं, अगर बहुत बड़ा अगर है, अगर वो साथ आते हैं, क्योंकि ऐसा है कि बहुत तेजी से चीजें बदलती हैं, लेकिन मुझे लगता है इतनी जल्दी लोग चीजें भूलते नहीं हैं। अभी कुछ ही दिन पहले चाइना पे काफी टैरिफ्स लगाए गए और काफी कोशिश करी गई चाइना +1 स्ट्रैटेजी। एवरीबडी न्यू इट, सबको पता था कि चाइना +1 स्ट्रैटेजी यूएस चला रही है, जिसमें इंडिया को काउंटर बैलेंस करने के लिए एक तरीके से यूटिलाइज किया जा रहा है। तो अगर एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है, पर हाँ, अगर वो साथ आ जाते हैं तो डेफिनेटली इंडिया के लिए वो काफी नुकसान का उसमें वो बनेगा, क्योंकि यहाँ पर जो अभी हम ऑल्टरनेटिव मैन्युफैक्चरिंग हब की तरह इंडिया को डेवलप करने की बात चल रही थी, उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा इसीलिए था कि वी वर टॉकिंग अबाउट चाइना +1 स्ट्रैटेजी। अब ये अगर वाला जो एलिमेंट है, मुझे लगता है कि इस स्टेज पे
देखिए ऐसा है कि डिप्लोमेटिक रिलेशंस के टाइम पे कोई कहीं गया है, उससे अच्छी तरह बातचीत हो रही है, वो सब अलग बात है। पर मुझे लगता नहीं है कि चाइना कुछ लेवरेज ज्यादा छोड़ेगा, और अगर वो लेवरेज छोड़ेगा नहीं तो यूएस और ट्रम्प साहब का जो स्टाइल है उसमें मुझे लगता नहीं है कि इसमें से कुछ खास फाइनली निकलेगा। ऐसा मेरा मानना है, मैं गलत हो सकता हूं, लेकिन मेरा मानना यह है कि ये जो रिलेशनशिप बनाने की कोशिश चल रही है ये एक बहुत छोटी मौका परस्ती की बात है। और जितने भी अभी पिछले एक साल के इंसिडेंट्स हुए हैं उसको देखते हुए मुझे नहीं लगता कि कोई भी देश जिसका कि ऑलरेडी अपर हैंड अब दिखाई देने लगा है। देखिए चाइना की जो हमारी इमेज पहले थी वो ये थी कि वो एक मैन्युफैक्चरिंग हब है, लेकिन अब ऐसा है नहीं। अभी मैं पीछे किसी एक इकोनॉमिस्ट के साथ, एक और इकोनॉमिस्ट हैं डॉइचे बैंक के, उनका सेशन लीड कर रहा था, तो करीब 65 टेक्नोलॉजीज, 75 लीडिंग एज टेक्नोलॉजीज में से 65 लीडिंग एज टेक्नोलॉजीज में आज चाइना आगे है, जो किसी जमाने में 2008 तक अमेरिका आगे हुआ करता था। तो अब वो समीकरण काफी बदला हुआ है, और मेरा मानना अभी भी यही है कि फाइनली एक काउंटर बैलेंसिंग पावर की तरह ब्रिक्स की स्ट्रेंथ बढ़ेगी, जो मिड पावर्स हैं वो साथ में आएंगी। ये कोशिश जरूर है ट्रम्प साहब की कि वो वहां गए हैं और कुछ चीजों को सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। मेरा अपना मानना है कि ये होगा नहीं। अगर हो जाता है तो उसमें चाइना के लिए भी कोई मतलब बहुत पॉजिटिव चीजें नहीं है, उनके लिए वो लेवरेज छोड़ देंगे अपना, अगर बहुत सारी चीजें अमेरिका की मानेंगे। तो मुझे लगता नहीं है कि वो होने वाला है, ऐसा मेरा मानना है। ऑलराइट सर, अम्बेडकर साहब मैं आपके पास आ रहा हूं। सारे प्रोस्पेक्ट पर हमने चर्चा कर ली सर, लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट पहलू ये भी है कि अमेरिका जिस तरह का मौका परस्त देश है, और अरविंद सर यहाँ पर बैठे हुए हैं, हमने बहुत बार इस मसले पर डिबेट भी की है कि अमेरिका जिस तरह का स्वार्थी एक मुल्क है जो अपनी स्ट्रैटेजी, अपनी प्लानिंग अपने स्वार्थ के हिसाब से बनाता है, कोई भी परमानेंट अमेरिका का दोस्त या दुश्मन नहीं है सर। जितना हम इनको देख रहे थे सालों से, इनकी डिप्लोमेटिक कम्युनिकेशन और इनका डिप्लोमेटिक स्ट्रैटेजीज जो हम देख रहे हैं भारत के लिहाज से, क्योंकि थोड़ी सी दूरी अमेरिका और भारत की बढ़ी है सर, और पाकिस्तान अमेरिका थोड़ा सा क्लोज आए, चाहे अपने मतलब के लिए क्लोज आए हों, लेकिन एशिया सब कॉन्टिनेंट में अगर पाकिस्तान अमेरिका की दोस्ती थोड़ी घट जाती है, मैं कह रहा हूँ थोड़ा 10, 15, 20% हालात चाइना और अमेरिका के भी ठीक हो जाते हैं, भारत के लिहाज से क्या भारत की स्ट्रैटेजी पर, उसके डिप्लोमेटिक इम्पैक्ट पर, उसके विदेश नीति पर क्या फ़र्क पड़ेगा इससे, या आपको लगता है ये पार्ट एंड पार्शल ऑफ डिप्लोमेसी है जो चल रहा है? देखिए, आपने अपने सवाल का जवाब खुद ही दे दिया है ये। तो मुझे नहीं समझ में आता कि मैं क्या कहूँ इस मामले में, क्योंकि जो आपने कहा कि ये जो अगर पाकिस्तान और यूएसए के बीच की नजदीकियां बढ़ती हैं, तो उससे क्या भारत की जो एक स्ट्रैटेजी है उस पर असर पड़ेगा? बिल्कुल बात है, असर पड़ेगा ही, क्योंकि हमारी जो एक पोजीशनिंग रही है ग्लोबली और एशिया में, वो पोजीशनिंग रही है कि एज ए काउंटर वेट टू चाइना इन इंडो पैसिफिक में, और एक साउथ एशिया में और या एशिया में चाइना के बाद में जो एक सक्सेसफुल इकोनॉमिक मॉडल है वो इंडिया रहा है ये। तो अब अगर आप समझे कि अगर इन्वेस्टमेंट डाइवर्ट होकर के पाकिस्तान में चले जाएं, क्योंकि अगर अमेरिका बोलता है कि भाई पाकिस्तान को फेवर करना है, उसको वो लेगा, वो डिफेंस इक्विपमेंट लेगा, करेगा, तो नेचुरली फर्क पड़ेगा। लेकिन ये सारी इतनी बड़ी इफी चीजें हैं ये, क्योंकि अगर पाकिस्तान की बात करें, पाकिस्तानी इकोनॉमी की बात करें, पाकिस्तानी इकोनॉमी में अभी इतना दम नहीं है कि वो यूएसए के करने के बाद भी टेक्नोलॉजी को एब्जॉर्ब कर पाएगा, कि उस मॉडर्न टेक्नोलॉजी को लेकर के वहां पर काम करे, वो भी पॉसिबल नहीं है। उसके लिए टाइम लगेगा। चीन की बात करें, चीन भी पाकिस्तान से काफी नजदीक है। सेंट्रल एशिया जियोपॉलिटिक्स की बात है ये, कि सेंट्रल एशिया नजदीक है वहां पर। इसके अलावा वहां पर अगर देखा जाए कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट है वो पाकिस्तान से होकर निकलते हैं। ईस्टर्न यूरोप पास में आ जाता है ये, सॉरी सेंट्रल यूरोप। तो चीन भी पाकिस्तान को यूज करेगा। मैं ये कहूंगा कि इस सब को देखते हुए, क्योंकि भारत एक ग्रोइंग इकोनॉमी है, अभी टेम्पररी शॉक पहुंचे हैं, लेकिन हमारे इकोनॉमिक फंडामेंटल्स काफी मजबूत हैं। लेकिन हम कहाँ गलती करते हैं?
हम गलती करते हैं कि टेक्नोलॉजी के मामले में पीछे रह जाते हैं। टेक्नोलॉजी के मामले में जैसे कि अभी राजीव बता रहे थे, आपके इकोनॉमिक साहब, कि टेक्नोलॉजी के मामले में चीन जितना आगे निकल चुका है कि अब एक जो एसिमेट्री थी चीन की और यूएसए की, वो खत्म हो गई है। हमें भी हमारा जो टेक्नोलॉजी में इन्वेस्टमेंट है इतना कम है। वी नीड टू फोकस ऑन टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एपीआई की बात करते हैं। आप जानते हैं कि एपीआई में चीन मजबूत क्यों हो गया? पहले एपीआई में इंडिया मजबूत था, लेकिन इंडियन कंपनीज ने, क्योंकि दे वांटेड टू फोकस जो फिनिश फॉर्मुलेशंस हैं कि वो बनाएंगे, तो ऐसा करते हैं कि एपीआई हम चाइना को बनाने देते हैं। चाइना का एक जो इकोनॉमिक मॉडल है, एक उसको समझिए आप, चीन सप्लाई सोर्सेज को लीवरेज करता है, जैसे कि रेयर अर्थ की बात हो रही थी। अगर चीन के पास सप्लाई सोर्सेज वो करता रहेगा वो ये, और अगर किसी को चाहिए वो उसकी एडवांटेज लेगा। चीन अपनी मार्केट को लीवरेज करता है। अगर मार्केट में उसके पास इतना दम है कि ज्यादातर वो जो प्रोडक्ट है बाय कर सकता है, सडनली बोलेगा कि मुझको नहीं चाहिए आपका प्रोडक्ट, आप लेके बैठ जाइए। ऐसा हो चुका है इंडिया के साथ। मैं जानता हूं, इसलिए मैं कह रहा हूं। तो हमें जो है अपनी जो स्ट्रेटेजी है उसके ऊपर ध्यान देना पड़ेगा। हमें भी अपने स्वार्थ के ऊपर, कैपिटल, ऑब्जेक्टिव, स्वार्थ, सेल्फिश इंटरेस्ट, उसके ऊपर ध्यान देना होगा, ताकि हम जो है कहीं एक सीमा में बंद कर ना रह जाए। जी ऑल राइट सर। जनरल साहब, मैं आपके पास आ रहा हूँ। रेयर अर्थ मिनरल, डिफेंस सेक्टर अमेरिका का, और जैसा कि आपने तमाम वेपन और तमाम मशीनरी का नाम बताया कि उसके बिना अमेरिका का डिफेंस सेक्टर जो है प्रोडक्शन बहुत ही नुकसानदायक है। लेकिन सिर्फ बोइंग की डील भी एक बहुत बड़ा पहलू है। जनरल साहब, बोइंग की 9 अरब डॉलर की डील के लिए वहाँ पर पहुँच रहे हैं। इसके अलावा 17 CEOs उनके साथ गए हैं। दुनिया में सबसे ज़्यादा हथियार बेचने वाला मुल्क अमेरिका है सर। क्या चाइना अमेरिका की बातचीत इस हद तक पहुँचेगी कि वेपन परचेज और बाइंग तक वो पहुंच पाएंगे, आपको लगता है? होने के लिए अमित बहुत कुछ हो सकता है, लेकिन मेरे को डाउट, मेरा पर्सनल असेसमेंट है, और मैं अलाउ मी उसको मैं सपोर्ट करूंगा विथ एग्जांपल। 15 जनवरी 2020 को ये अमेरिका और चाइना के बीच में एक एग्रीमेंट साइन हुआ था। उसको कहते हैं ट्रेड डील फेज 1। ट्रेड डील फेज 1 में क्या था कि ओवर एंड अबव अमेरिका का ट्रेड डेफिसिट चलते आ रहा है कोई सालों से चाइना के साथ, तो ओवर एंड अबव जो रूटीन उनका ट्रेड होता है, चाइना से एक कमिटमेंट लिया गया था, एग्रीमेंट साइन हुआ है कि $200 बिलियन वर्थ ऑफ प्रोडक्ट, एक्स्ट्रा एडिशनल प्रोडक्ट वो खरीदेंगे बाय 31 दिसंबर 2021। वो टाइमलाइन उनका टेन्योर खत्म हो रहा था तब तक। क्या चाइना ने कुछ खरीदा है? $200 बिलियन तो दूर की बात है, $1 का कोई प्रोडक्ट लिया है क्या? एग्रीमेंट तो हो गया। तो कहने का मतलब ये है, बहुत टॉल प्रोमिसेस, टॉल कमिटमेंट्स होते हैं। और डोनाल्ड ट्रंप का, चाहे आप ट्रांजैक्शनल बिहेवियर बताइए या उनका इंटरनेशनल रिलेशंस का जो अलग किस्म का एक व्यवहार है उसकी बताइए, ही हैज एक्चुअली, उनका जो क्रेडिबिलिटी है वो अंतरराष्ट्रीय लेवल पे काफी एक्चुअली माइनस पे चल रहा है। इसीलिए चाइना, उनको मालूम है कि ये सब छोटे मोटे चीजें हैं। मैं इसको जियो इकोनॉमिकल टर्बुलेंस बोलता हूं, उसको नॉर्मलाइज करने की कोशिश कर रहे हैं। बाकी ये जो ईरान शेरान ये सब सेकेंडरी इशू है। उनका मेन इशू है कि मिड टर्म इलेक्शन होना है नवंबर में या नवंबर के आसपास, और उनका जो रेटिंग है काफी नीचे तक जा चुका है। लोग कहते हैं 27% तक आ गया है, कोई कोई बोल रहे उससे भी नीचे हो गया है। दैट मे बी एन एग्जैजरेशन। ये 30-33% तक आए हैं। डर ये है कि डोनाल्ड ट्रंप जो है, उनका जिस थंपिंग मेजॉरिटी और पॉपुलैरिटी वोट के साथ आए थे, मिड टर्म इलेक्शन के बाद वो नहीं रहेंगे। तो जो भी कुछ एग्रीमेंट या कुछ भी कमिटमेंट देके साइन कराते हैं, क्या ये रैटिफाई हो पाएगा कांग्रेस में? जब तक कांग्रेस रैटिफाई नहीं करेगा तब तक ये कमिटमेंट पे रह जाएगा कागजों के ऊपर, कभी इंप्लीमेंटेशन स्टेज पे नहीं आएंगे। दूसरी बात, आपने एक बात छेड़ा अभी, कोई मेरे ख्याल से एम्बेसडर साहब कोई बता रहे थे, बहुत बढ़िया तरीके से बता, क्वाड ना, क्वाड का मीनिंग क्या? आपने क्वाड तो बता दिया। क्वाड क्या, क्वाड का रेलिवेंस आज है कुछ? इस क्वाड के ऊपर आज के दिन में टाइम्स ऑफ इंडिया में मेरे ख्याल से
एक एम्बेसडर साहब किसने लिखे, हमारे फॉरेन सेक्रेटरी, तो उन्होंने बहुत बढ़िया आर्टिकल लिखा है, गॉड हैज अंडरगॉन चेंज इन द परसेप्शन ऑफ अमेरिका, गॉड इज नॉट, दे हैव सिंगल्ड आउट इंडिया। एक किताब है मनसून, रॉबर्ट कापलन का किताब है, द फ्यूचर ऑफ अमेरिकन पावर। वो किताब में निचोड़ 2-3 लाइन अगर आपकी परमिशन है मैं बताना चाहता हूं कि इंडिया के पास ऐसा एक हथियार, आप कह रहे थे फायदा और नुकसान क्या है, इंडिया के पास ऐसा एक मजबूती, एक पहलू है, वो है आज के दिन में 567 मिलियन कंज्यूमर बेस है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, यूनाइटेड नेशन में डीलिंग एजेंसी 567 से ऊपर है, कम नहीं, कंज्यूमर्स है जो डेली कम से कम $12 यूएस डॉलर का वो खरीद सकते हैं, कैपेबिलिटी है खरीदने का। चाइना के पास करीब 757 है, वो 800 के करीब पार हो गया है। 2035 तक अंदाज लगाया जा रहा है कि हम चाइना को ओवरटेक कर लेंगे। ये जो है डोमेस्टिक कंजम्पशन कैपेसिटी है, इसको टारगेट बनाने की कोशिश करा। चाइना का फायदा इसमें है, हमारा भी फायदा है, और अमेरिका भी इसको खोना नहीं चाहता है। यहीं पे क्या आ जाता है सबसे बड़ा प्रॉब्लम, हमारे पास लेवरेजेस क्या है, हमारा रिक्वायरमेंट क्या है, क्या बॉर्डर सोल्यूशन इज टू बी क्रिस्टलाइज एंड सेटल वंस एंड फॉर ऑल, या और कोई चीज है। आज के दिन में मेक इन इंडिया या आत्मनिर्भर भारत का आपका सक्सेस हो नहीं सकता है जब तक आपकी जो डिपेंडेंसी चाइना के ऊपर, हर चीज फ्रॉम अ सेफ्टी पिन या रॉ मटेरियल, तो चाहे आपको टिल द हाई एंड गैजेट। जनरल साहब ज्यादा वक्त मेरे पास नहीं है, मुझे अभी जाना अरविंद सिंह जी के पास भी, माफी चाहता हूं मैं आपको रोक रहा हूं। अरविंद जी, क्या इस मुलाकात के बाद, इस मीटिंग के बाद अमेरिका और चाइना की ये दोस्ती जो दिखाई दे रही है, क्या भारत के डिप्लोमेटिक कम्युनिकेशन में कोई तब्दीली आपको आती दिख रही है? मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स में क्या कुछ तब्दीलियां, क्या लहजा बदलेगा, बॉडी लैंग्वेज भारत का बदलेगा, या भारत न्यूट्रल रहेगा जैसे है? मुझे तो लगता है कि अमित साहब साउथ ब्लॉक वाले काफी करीबी से इस पूरे ही चीज को देख रहे हैं, और भारत के लिए वाकई चैलेंज तो है ही, जैसा कि हमने शुरुआत में हमने कहा है, और हम लगभग सभी लोगों की ये राय है इस बारे में। पर भारत इसको काउंटर कैसे करेगा? जैसे गोयल साहब ने एक बहुत ही सुंदर बात बताई कि जो खासकर टेक्नोलॉजी वगैरह पे जो पैसा हमारा खर्च होना चाहिए वो हो नहीं रहा है। अब भारत में सबसे ब्यूटीफुल क्या देखेंगे, एक उदाहरण देता हूँ कि अगर आप यूनिवर्सिटी में सबसे सुंदर जगह देखेंगे तो वाइस चांसलर का ऑफिस देखेंगे, उसके बाद में सबसे खराब हालत में देखेंगे तो लेबोरेटरीज देखेंगे। जब तक यह चीज हम नहीं सुधारेंगे और जब तक हमारे पास एक बेहतरीन रिसर्च नहीं है, आज भारत में सबसे जो फ्रॉड रिसर्च पेपर्स अगर पब्लिश करने वाला कोई देश है तो वो भारत है, सबसे ज्यादा झूठे रिसर्च पेपर। अगर वह चीज हम दुरुस्त नहीं करेंगे, और अगर चाइनीज की तरह हम एक लेबोरेटरी जो वहाँ के साइंटिस्ट करते हैं यूनाइटेड स्टेट में होता था और एक चाइना में होता था, भारत के जो बाहर पढ़ने जाने वाले लोग हैं, जब जो आईआईटीज वगैरह पे जो हम काफी पैसा बहाते हैं, तो वो लोग तो ऐसा नहीं करते हैं कि एक भारत में कर लिया और एक उन्होंने अमेरिका में कर लिया। तो कुल मिला के जब तक यह चीजें, जब तक ये फंडामेंटल चीजें जब तक ठीक नहीं होगी, तब तक मुझे लगता है कि हम एक बड़े देश की तरह हम नहीं कर पाएंगे। जो जो हमने किया है आज तक, जो हमने जो अच्छे काम किए हैं, चाहे वो आईटी सेक्टर में जो हमने किया था, हमें पता है कि राजीव जी के जमाने में जो खासकर सैम पित्रोदा की जो नीतियां थी, या चाहे वो परमाणु ताकत में हो, या चाहे वो हरित क्रांति हो, ये तमाम चीजें तब हो पाई है जब हमारे पास एक खास पॉलिसीज थी। तो जब तक हम एक बहुत ही पारंपरिक तरीके से काम करना बंद नहीं कर देंगे, मुझे लगता है कि नई दुनिया में केवल और केवल हम आबादी के बहाने हम दुनिया को प्रभावित नहीं कर पाएंगे, जब तक कि उस आबादी की खरीद करने की ताकत नहीं होगी। अगर आबादी खरीद नहीं पाएगी तो बड़ी आबादी भी कोई खास फायदा नहीं है। मैं अपनी बात को इस बात के साथ खत्म करूंगा कि ये बहुत युवा आबादी है। अगर इस समय इस युवा आबादी के हाथ में काम नहीं है तो देश का विकास तो होगा नहीं, और धीरे धीरे जब हम सब लोग बूढ़े हो जाएंगे तब फिर वो हम देश के उत्पादन में इतना कुछ कर नहीं पाएंगे। इसलिए हमने 90s के डिकेड में ऊपरी जो आर्थिक सुधार करने चाहिए थे, जो कि सैद्धांतिक सुधार थे, वो कर लिए थे, पर जो घरेलू सुधार होने चाहिए थे, जो हमारे इंस्टीट्यूशंस में जो फर्क आने चाहिए थे, जो संस्थागत परिवर्तन आने चाहिए थे, अभी उसकी दरकार है और वो हो नहीं रहा है। जब तक ये नहीं होगा, मुझे लगता है कि चाहे वो कोई सी भी नीतियां हो, नहीं ठीक होगी। आप पूछिए जितने भी डिप्लोमेट्स, एम्बेसडर्स, सबका एक ही रोना है, पैसे नहीं है। चीन को हम कैसे काउंटर करें? क्योंकि जहां एक देश में 1,500 चीनी लोगों का कैपेसिटी के साथ वो काम करते हैं, जो भारतीय जो वहां पे दूतावास है
वो 500 लोगों के साथ काम कर रहे हैं, कहाँ से काउंटर कर पाएंगे? तो जब तक आंतरिक सुधार नहीं होंगे अमित साहब, तब तक हम कोई बहुत बड़ा देश बन नहीं पाएंगे। ऑलराइट सर। जी राजीव सर, मैं आपके पास आ रहा हूँ। 5 टेकअवेज अगर आपको लेने हो चाइना और अमेरिका की इस डीलिंग और इस मीटिंग से भारत के लिए क्या होने चाहिए? 5 टेकअवेज सर, बतौर इकोनॉमिस्ट। नहीं, मेरे ख्याल से हमारा जो ऑलरेडी सेट पाथ है आत्मनिर्भरता का, उसको हमें स्ट्रेंथन करना है। वो चल रहा है, मतलब ऐसा नहीं है कि कोई बहुत ऑफ हैं हम। वी आर ऑलरेडी ऑन दी पाथ। जैसा अरविंद जी ने कहा, थोड़ा टेक्नोलॉजी और उस पर और ध्यान देने की जरूरत है। कई बार वो सारी चीजें सिर्फ पैसे से लिंक नहीं होती हैं, वो एक माइंडसेट से भी लिंक्ड होती है। थोड़ा सा माइंडसेट धीरे धीरे बदल रहा है, मेरे ख्याल से बदल रहा है। मैं खुद आईआईटी से पढ़ा हुआ हूँ और मैं अभी जब जाता हूँ तो मैं देखता हूँ कि बहुत डिफरेंसेस आने शुरू हो गए हैं ऑलरेडी। तो वो आत्मनिर्भरता पे हमें अपना ध्यान बनाए रखना है। और बाकी मुझे लगता है जो हमने अपना नॉन अलाइंड वाला एक सिस्टम बनाया हुआ है कि हम अपने हिसाब से अपना काम करते रहते हैं, वो भी हमें एज इट इज बनाए रखना है। कोई और मुझे इसमें से कोई बहुत भारी, जैसा मैंने बताया कि मुझे तो उसमें अभी ये भी शक है कि इसमें से कुछ निकलेगा या नहीं निकलेगा, क्योंकि यूएस मतलब चाइना के लिए, यूएस के लिए ज्यादा खराब कंडीशन है मेरे हिसाब से, क्योंकि जो इंपोर्ट चाइना से वो करता था, मैं हमेशा से कहता रहा हूं कि जो भी टैरिफ उन्होंने लगाए उसका सबसे बड़ा नुकसान उन्हें खुद को हुआ है। तो आई थिंक दे विल गेट लिटिल बिट नॉर्मलाइज, जैसे पहले चल रहा था उस तरीके की चीजें शायद हो सकता है थोड़ी सी वापस हो जाए। और दुनिया में काउंटर बैलेंसिंग की जरूरत हमेशा रहती है। और मैं फिर बार बार ये कह रहा हूं कि इससे मुझे लग रहा है कि ये सब चीजों से जो चीजें शायद पहले 10-20 साल लगते ट्रंप साहब की नीतियों की वजह से, वो जल्दी हो जाएंगी। जो एक नया समीकरण बनना था दुनिया का, वो जल्दी बनता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। ब्रिक्स, मैं बहुत दिन से कह रहा हूं, ये नहीं कि अभी शुरू किया, मैं 1 साल से कह रहा हूं कि ब्रिक्स विल बी स्ट्रॉन्गर। जैसे ही वो ट्रेड का कुछ शुरू हुआ था, तभी से मैंने कहना शुरू कर दिया था। तो आई थिंक वो सब चीजें अपने आप देखेंगे धीरे धीरे सब होने लग जाएंगी। और मुझे इसमें से कोई ऐसी बहुत खास बात नहीं दिखाई दे रही है। चलिए सर, आप तमाम मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया शो में आने के लिए। गोयल साहब बहुत बहुत शुक्रिया, जनरल साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, राजीव गुप्ता आपका बहुत बहुत शुक्रिया, अरविंद सर आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया इतने डीप इनसाइट्स के लिए। और बड़ी बात यह है 17 तारीख तक 15 तारीख तक रहेंगे ट्रंप साहब चाइना में। 2 दिन का उनका दौरा है और इस दौरे के दौरान ट्रंप बहुत कोशिश कर रहे हैं कि किसी भी तरीके से वो जिनपिंग को अपनी चीज़ों के लिए मना लें। बोइंग की बहुत बड़ी डील है, 17 सीईओज वहाँ पर गए हैं, टिम कुक और एलन मस्क जैसे लोग वहाँ पर बैठे हुए हैं। और आज जो बॉडी लैंग्वेज देखने की मिली, जो तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा था दर्शकों, वो तस्वीरें बताती हैं कि कंफर्टेबल तो ट्रंप साहब नहीं है जिनपिंग के सामने। वक्त एक ब्रेक है, देश का सवाल मैच के लिए फिलहाल लेते हैं, रुकें थोड़े से ब्रेक के लिए, कहीं जाएगा नहीं। इंडिया न्यूज़ पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।